वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 21 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं प्यारीदा। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि विनय का एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति नाना तरह से हो सकता है, यह कैसे? श्री श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, मैं अपनी ही बात कहता हूँ। वह बहुत ही मज़े की बात है। उस समय मैं डॉक्टरी करता था। एक बार एक रोगी के घर से कई दिनों तक खबर नहीं मिली। मेरे यहाँ कोई दवा लेने नहीं आया। रोग भी मामूली न था। मुझे बड़ी चिंता लगी थी। फुर्सत भी नहीं थी कि मैं स्वयं वहाँ जाता। वे लोग भी नहीं आते थे। उत्कंठा से मेरा दिल छटपटाने लगा। अंत में 3 दिनों के बाद रोगी के घर से एक व्यक्ति दवा लेने पहुंचा। उस व्यक्ति को देखकर मैंने रोगी के बारे में पूछा। बाद में मैंने गुस्सा कर ऐसी गाली गलौज की कि वह स्तंभित हो गया। 3 दिनों तक उसने मुझे दुश्चिंता में रख छोड़ा था। मैंने भी अपने दिल का मलाल गाली देकर दूर कर लिया। जो भी दिल में आया सब बक गया। मेरे बकने का उद्देश्य ही था उन सब का मंगल। मेरी गाली गलौज खाकर वह बोला, बाबू आप मुझे और कुछ गालियां दें, मेरी गलती हुई है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह मुझे पता नहीं था कि गाली भी इतनी मधुर लग सकती है। आप और मुझे गालियां दें। आपके मुख से गालियां भी मुझे बहुत अच्छी लगी। यदि दूसरा कोई इतनी बातें सुनाता मैं अब तक उसके चमड़े उधेड़ लेता, किंतु आपने कितना सुंदर ढंग से कहा। उस समय मैंने सोचा परम पिता ने मुझे गालियां देना भी सिखाया है। मेरी गाली ने उस जगह पर उसे उपयुक्त बुद्धि दी और उसने अपनी गलती को समझा। इसलिए वह विनय के बाहर की बात नहीं है, पर यह कठिन है। यदि चट नकल करने जाओगे तो कोई कहीं चमड़े न उधेड़ ले। पर यह ध्यान रखना, यदि कहीं कड़वी बातें सुनाने की आवश्यकता हो तो सुनाओगे, वह बात यथासंभव हृदय होनी चाहिए। यदि गुस्सा से आत्महारा हुए हो तो मात्रा ठीक नहीं रख पाओगे। उस समय मनुष्य को पथ पर नहीं लाग सकोगे। तुम्हारे क्रोध के संस्पर्श में उसका क्रोध भी बढ़ेगा। मन के खुले द्वार से मनुष्य अच्छी बातें मस्तिष्क में ले सकता है, पर उस समय उसके मन के द्वार के किवाड़ बंद हो जाएंगे। उस समय तुम उसे लाख अच्छी बातें कहो, उस पर अपना कोई प्रभाव विस्तार नहीं कर सकोगे। वह सोचेगा तुम उसे छोटा बनाने के लिए सारी बातें कह रहे हो। इसलिए मनुष्य के साथ व्यवहार में खूब होशियार होना चाहिए। प्यारीदा बोले, इतना हिसाब करने से तो काम करना ही कठिन है। श्री श्री ठाकुर ने हंसकर कहा, प्यारी चरण वही तो बहादुरी है, वही तो बहादुरी है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बीच पड़कर किसका कितना माथा ठीक रहता है, वही तो है चरित्र की परख। उस काम का कोई अर्थ नहीं होता है जब उसके साथ आत्मनियंत्रण बुद्धि नहीं रहती है। वह काम उस समय भी घर बाहर झंझट ही पैदा करता है। निरख परख ठीक रखकर काम को तो देखोगे, उस काम में स्वयं भी शांति पाओगे और दूसरे को भी शांति दे सकोगे। एक दिन में ही मनुष्य निर्भूल नहीं हो सकता, पर भूल को सुधारने की दिशा में ध्यान रहे तो धीरे धीरे वह सुधर जाता है। इष्ट प्रीति को लक्ष्य बनाकर काम करने से हर काम उनकी आरती की तरह होगा। वहां अहम बोध या प्रवृत्ति सर पर अधिक नहीं चढ़ सकती। इसलिए द्वंद्व, विरोध, विरक्ति, दंभ, विद्वेष आपसे आप ठंडे पड़ जाते हैं। मनुष्य कठोर, क्षिप्र, अनंत कर्मी होकर भी निर्भिमान और निर्विरोध होता है। इसलिए वह अन्याय के साथ साठगांठ नहीं करता है, बल्कि वहां वह दृप्त विनय से प्रतिरोध करता है। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी उज्ज्वलता रहती है कि मनुष्य के अंदर के गहन अंधकार को आलोकित कर देती है। ऐसा बनने पर तुम चाहे जो खुशी हो वही कर सकते हो। उस समय लोग देखकर तुम्हें कहेंगे। श्री श्री ठाकुर सर हिलाकर सुर में गाने लगे, जादूगरेर छेले मतो प्यारी को तो रंग जाने। श्री श्री ठाकुर ने इस बार रहस्य कर कहा, बहुत बुलवाए, इस बार अच्छी तरह से चीलम भरवा कर तंबाकू पिलवाओ।
प्यारीदा ने तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर के निकट भीड़ जम गई है। उनके मधुर आलाप को सुनकर सभी आनंद में विभोर हैं। इस बार वे नैचे को मुख में लगाकर धीरे धीरे तंबाकू का कस ले रहे हैं और स्नेहपूर्ण दृष्टि से सभी को एक दृष्टि से देख रहे हैं। उपस्थित लोगों की दृष्टि भी उन पर निबद्ध है। सभी मानो एक चुंबकीय आकर्षण से आकृष्ट हो बैठे हैं। इसी बीच श्री ठाकुर ने देखा बया पक्षियों का एक झुंड चोंच में तिनका लिए जा रहा है। बया एक छोटी सी चिड़िया होती है जो ताड़, खजूर आदि की टहनियों में लटकता हुआ घोंसला बनाती है। श्री ठाकुर ने देखते ही कहा, देखो किसी की बुद्धि कम नहीं होती है। चोंच में तिनका लिए जा रही है, उस तिनका के जरिए गाछ की टहनियों में घोंसले बनाएगी। वही कच्चे बच्चे आत्मीय स्वजन को लेकर सुरक्षित रहेंगी। परम पिता के राज्य में जिधर ही देखो उधर ही विस्मयपूर्ण दृश्य दिख पड़ेगा। अंगुली से दिखाकर ये जो छोटी छोटी दूब घास पनपी है, जीवन का इसमें जो नवीन उद्भेद है, उसमें प्रकृति का अनंत रहस्य छिपा है। विज्ञान का अगणित तत्व है। यदि मामूली छोटी छोटी बातों को सामग्रिक भाव से हृदयंगम करना चाहते हो तो जितनी भी चीजें हैं सबों से संपर्क स्थापित करो, पर उस आदि कारण को जानना है। अनादि आदि गोविंद के पास पहुंचना है। यदि वे नहीं मिले तो कुछ भी नहीं मिला, उन्हें नहीं समझ सके तो कुछ भी नहीं समझ सके। कहते हुए अंत में उनका कंठ स्वर तीक्ष्ण मर्म भेदी हो उठा। चेहरे पर एक दीप्त आरक्तिम आभा छा गई। ललाट चमकने लगे। लोचन लोभन उस अनुपम मूर्ति की ओर सभी अपलक नेत्रों से देखते रहे। थोड़ी देर के बाद बाबराली खरामी शिशि माँ की कुटीर के बगल से जा रहा था। शिशि ठाकुर ने उसे बुलाकर पूछा, क्या रे बाबराली, घर कहाँ तक तैयार हुआ है? बाबराली बोले, हो रहा है। शिशि ठाकुर जी बोले, दरवाजा खिड़की मिल गए ना? बाबराली बोले, नहीं। शिशि ठाकुर जी बोले, यह कैसी बात है? मैंने उसी दिन हरेन को पावना से लाने कह दिया था। बुलाओ तो हरेन भद्र को। हरेन ला के आते ही शिशि ठाकुर बोले, बाबराली कहता है घर का दरवाजा और खिड़की तुमने अब तक लाकर नहीं दिया है। मैंने उस दिन कितना कहा था। मेरी धारणा थी कि हरेन को जब कह चुका हूं तो सब ठीक ही होगा। तुम पर काम का दायित्व देकर यदि मैं निश्चिंत न हो सकूं तो कहो मैं कहाँ जाऊं। तुम तो पहले ऐसा नहीं थे। बोलने के साथ साथ तुम कर डालते थे। हरेन दा बोले, मैंने भवानी दा से रुपए मांगे, उसने रुपए नहीं दिए, इसलिए मैं गुस्सा कर नहीं ला सका। वह बोले, तुम रुपए संग्रह कर ले आओ। मैं उतने रुपए कहाँ से संग्रह करूँगा? शिशि ठाकुर बोले, यदि तुम्हें भवानी ने रुपए नहीं दिए और तुम भी स्वयं संग्रह नहीं कर सके तो कम से कम मुझे तो कहना चाहिए था ना। उस समय जैसे होता मैं व्यवस्था करता। हरेंदा बोले, भवानी दा ने जो कहा कि नहीं होगा यह सुनकर मुझे गुस्सा हो गया। सोचा छोड़ो, यदि ठाकुर के यहाँ जाऊंगा ही तो आसामी बनकर जाऊंगा। हरेंदा की बातें सुनकर शिशि ठाकुर के साथ सभी हंसने लगे। शिशि ठाकुर ने हंसकर कहा, तुम तो आसामी नहीं बने, आसामी तो मुझे बनाया। यदि उन लोगों को समय पर चीजें जुटाकर नहीं दे सका तो काम में देर होगी और पैसे भी अधिक लगेंगे। हरेंदा ने लज्जित होकर कहा, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं। जो हो रुपया होने पर आज ही लाया जा सकता है। गोले में विभिन्न दर के दरवाजे और खिड़की बने बनाए मिलते हैं। शिशि ठाकुर जी बोले, कितने रुपए लगेंगे? हरेंदा बोले, अनुमानतः 50 रुपए लगेंगे, कुछ कम और अधिक हो सकता है। शिशि ठाकुर ने उपस्थित 5 लोगों को 10-10 रुपए संग्रह करने कहा। हरेंदा को उन्होंने थोड़ी देर के बाद रुपए ले जाने के लिए कहा। एक एक व्यक्ति जब रुपए संग्रह कर लाए तो शिशि ठाकुर ने कहा, प्रफुल्ल के हाथ में दे आओ। सारे रुपए संग्रह हो जाने पर बोले, भवानी से जाकर कहना दरवाजा खिड़की के लिए हरेंदा को रुपए दे दें। बाद में यह पता चला कि उसी ग्राम के एक व्यक्ति के लिए शिशि ठाकुर घर बनवा रहे हैं एवं उसी घर के लिए खिड़की एवं दरवाजे की जरूरत है। रुपए संग्रह हो जाने के बाद शिशि ठाकुर वहां से उठकर फिलांथ्राफी ऑफिस की ओर गए। वहां जाने के बाद शशधर दा ने अस्त व्यस्त हो आसन और तकिया दिया। शिशि ठाकुर बोले, नहीं, अभी नहीं बैठूंगा। इसके बाद किशोरी दा के घर के निकट जाकर मधुर स्वर में किशोरी दा को पुकारने लगे। डॉक्टर! किशोरी दा उनकी पुकार सुनकर जी बोले और शीघ्रतर घर से बाहर निकल आए।
शशि ठाकुर जी बोले, क्या काम काज कर रहे थे? किशोरीदा बोले, नहीं ऐसा कोई खास काम नहीं था, कुछ दवा दे रहा था। शशि ठाकुर जी बोले, तो जाओ काम शेष कर आओ। किशोरीदा बोले, उन लोगों को बाद में दवा देने पर भी कोई क्षति नहीं होगी। शशि ठाकुर जी बोले, नहीं जाओ, शीघ्रतर हाथ में जो काम लिए हो उसे समाप्त कर आओ, मैं अभी यहाँ हूँ। शशि ठाकुर बबूल गाछ की ओर धूप में पीठ फेर कर एक हाथ वाली बेंच पर बैठे। बैठने के बाद ही सभी हाथों हाथ में झाड़ी, गमछा, तंबाकू, टिकिया, गड़गड़ा, पिकदानी, सुपारी के डब्बे, दत्त खोदनी एवं जलपात्र लेकर आ उपस्थित हुए। थोड़ी देर के बाद किशोरीदा उन लोगों को दवा देने के बाद आ उपस्थित हुए। शशि ठाकुर बोले, तुम लोग थोड़ा हटो न, मुझे डॉक्टर के साथ बात करनी है। सभी वहां से हट गए। शशि ठाकुर विचित्र भंगिमा में किशोरीदा से बातें कर रहे हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान छाई है। शशि ठाकुर की अंतिम बात दूर से सुनी गई। कर सकोगे ना? किशोरीदा सहज भाव से बोले, आपकी दया से यह भी कोई कठिन काम है? शशि ठाकुर उल्लसित हो बोले, तुम्हारी बराबर एक ही मस्ती रही, कितना आंधी तूफान गया, तुम एक हिंडोले के समान रह ही गए हो, समान रूप से बराबर चलाए जा रहे हो, तुम खूब पुण्यमान हो। किशोरीदा बोले, पुण्यमान जो हूँ वह तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। निहायत दया करके चरणों में स्थान दिया, ऐसा नहीं होने पर कहाँ भटक जाता, उसका क्या कोई ठिकाना था? शशि ठाकुर ऐसे ढंग से कह रहे हैं जैसे मानो उनकी बातों को सुना ही नहीं हो। तुम इस बार बाहर जाओ, कार्य पूरा करके लौटना चाहिए। किशोरीदा ने प्रणाम करके विदा ली। फरीदपुर से एक भाई अपनी स्त्री और एक छोटे शिशु के साथ आए। आज उस शिशु का अन्न प्राशन है। उक्त भाई ने शशि ठाकुर से अपने शिशु के नामकरण के लिए अनुरोध किया। शशि ठाकुर ने उनका एवं उनके पिता का नाम पूछा। उक्त भाई ने बतलाया। साधारणतः शशि ठाकुर पितामह के नाम के साथ संगति और संपर्क को बनाए रखकर नामकरण करते हैं। शशि ठाकुर बोले, अभी मुझे कुछ भी याद नहीं पड़ रहा है, बाद में बताऊंगा, याद दिला देना। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 141 से 146 तक। जय गुरु।